हेलो दोस्तों, मेरा नाम कबीर है। मैं 19 साल का एक खूबसूरत लड़का हूं जिसे देखकर लड़कियां मर मिटती हैं। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आज से 7 साल पहले मेरे वालिदैन ने मुझे सज़ा के तौर पर एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था जो सिर्फ लड़कों के लिए था। इसलिए आज तक कोई लड़की मुझसे नहीं मिली, लेकिन मैं लड़कियों का दीवाना हूं। लेकिन घर वालों की दी हुई सज़ा की वजह से मैं इस तजुर्बे से महरूम रहा। अब सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से मुझे इतनी सख्त सज़ा मिली कि मैं उन 7 सालों में अपने घर भी नहीं जा पाया। अपनी दोनों कज़िनों से उन 7 सालों में कभी नहीं मिला और ना ही मेरे वालिदैन कभी उन्हें मुझसे मिलाने लाए। बस साल में 2 बार माँ बाप मुझसे मिलने आते थे और गर्मियों की छुट्टियों में भी स्कूल ही में कोई ना कोई कोर्स करवाते रहते थे। वैसे दोस्तों, पहले मैं आपको अपने ख़ानदान के बारे में बता दूं। मेरे ख़ानदान में वालिद वालिदा में मेरी एक बड़ी कज़िन निशा जो अब 20 साल की है और एक छोटी निशा की बहन नेहा जो 18 साल की है। बाकी और भी रिश्तेदार हैं, लेकिन उनके बारे में वक्त आने पर ही बताऊंगा। तो दोस्तों, बात इस वक्त की है जब मैं 5 क्लास में था। मैं इकलौता लड़का होने के बाइस वालिदैन का लाडला था और वो मेरी हर जिद पूरी करते थे, मेरी हर अच्छी बुरी बात मान लेते थे। इसलिए मैं बहुत ज़िद्दी हो गया था, किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था और तकरीबन हर दिन कोई ना कोई उल्टा काम करता रहता था। मेरे वालिदैन मुझे बहुत समझाते थे, लेकिन मैं मानता ही नहीं था। मेरी शैतानियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थीं और मेरे वालिदैन की सब्र की हद ख़त्म होती जा रही थी, ख़ास तौर पर वालिद, क्योंकि मेरी गलतियों की सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ती थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्होंने मुझे 7 साल का स्कूल वापस दे दिया। वाक़या ये था कि इस दिन हम तीनों निशा, नेहा और हमारे एक मुंहबोले चचा की लड़की मोना छत पर खेल रहे थे। किसी बात पर गुस्से में आकर मैंने इसे छत से धक्का दे दिया जिससे वो नीचे गिर गई। वो तो किस्मत थी कि नीचे सड़क से एक हाथ ठेला टेंट के गद्दे लेकर जा रहा था, जिस पर मोना गिर गई और इसे कोई खास चोट नहीं आई। लेकिन इस वाक़ये के बाद मेरे वालिद और वालिदा दोनों ने ही मुझे बोर्डिंग भेजने का फ़ैसला कर लिया और सज़ा ये दी कि उन 7 सालों में जब तक मैं 12 क्लास पास नहीं कर लेता मुझे घर नहीं आने दिया जाएगा और घर से भी सिर्फ वो दोनों ही मिलने आएंगे और वो भी साल में सिर्फ 2 बार। मुझे उनका ये फ़ैसला मंजूर नहीं था, लेकिन वालिद कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। आज तक जिस बेटे को उन्होंने आँख तक नहीं दिखाई थी, आज वो इसे पीटने को भी तैयार थे अगर वो उनकी बात ना मानता। खैर, अब मुझे बोर्डिंग भेज दिया गया, जहाँ धीरे धीरे मैं वहाँ के माहौल का आदी हो गया। घर से दूर रहने और असातिज़ा की सख्ती के चलते मेरा ज़िद्दी मिजाज भी धीरे धीरे बदल गया। उन 7 सालों में मुझे अपने घर की, अपनी कज़िनों की और अपने पुराने दोस्तों की बहुत याद आती थी, लेकिन मैं मजबूर था और आज 7 साल बाद तो मैं उनकी शक्ल भी भूल चुका था। आज तो हालत ये थी कि मुझे सिर्फ अपने वालिदैन के चेहरे की ही पहचान थी। अपनी कज़िनों की शक्ल भी मैं भूल गया था और अगर वो मेरे सामने पड़ जाती तो मैं उन्हें नहीं पहचान सकता था। खैर, आज मेरे 12 क्लास के इम्तिहानात हो गए थे और कल मुझे घर के लिए निकलना था। अगली सुबह मैं अपना सामान लेकर स्टेशन पहुंचा और कुछ देर बाद ट्रेन भी आ गई और मैं इसमें बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम एक गांव के रहने वाले हैं, जहाँ वालिद की बहुत सी ज़मीन है जिस पर वो खेती का काम करते हैं, जिसके लिए बहुत से नौकर भी रखे हैं। वालिदा एक घरेलू खातून हैं जिनका काम घर के तमाम अफराद का ख्याल रखना और घर चिल्लाना है। वैसे घर के काम में मदद के लिए एक बाई और एक छोटी लड़की भी है। 5 क्लास के बाद मुझे तो बोर्डिंग भेज दिया गया था, लेकिन मेरी कज़न्स की पढ़ाई के लिए वालिद ने पास के शहर, जो हमारे गांव से कोई 30 किलोमीटर दूर था, वहाँ एक घर खरीद लिया था जहाँ रहकर मेरी कज़न्स की पढ़ाई हो रही थी। जब तक स्कूल चलते तब तक वालिदा वहीं रहती। वालिद भी दिन में गांव चले जाते और रात में वापस आ जाते और छुट्टियों में सब लोग गांव वापस आ जाते थे। अभी छुट्टियां चल रही थी, इसलिए सब गांव में ही थे। ट्रेन से हमारे शहर तक का मेरा सफ़र कोई 6 घंटे का था। फिर वहाँ से गांव तक बस में जाना था, लेकिन ज़्यादा बसें नहीं थीं हमारे गांव के लिए और आखिरी बस 5 बजे निकलती थी, जो 1 घंटे में गांव तक पहुंचा देती थी। मेरे घर में किसी को पता नहीं था कि मैं आज आने वाला हूं, क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, तो मैंने एक दिन बाद आने को कहा था। शाम के 3 बजे ट्रेन मेरे स्टेशन पर रुकी। मैं आज 7 साल बाद अपने शहर वापस आकर खुशी से फूल नहीं समा रहा था। स्टेशन से बाहर आकर मैं चारों तरफ नज़रें घुमाने लगा। सब कुछ बदल गया था, कोई भी जगह पहचानी नहीं जा रही थी। चूंकि अभी बस निकलने में वक्त था, इसलिए मैं वक्त गुजारने पास के ही एक पार्क में, जो अब सुनसान पड़ा था, जाकर एक बेंच पर लेट गया और अपने घर के बारे में सोचने लगा।
तभी मुझे पास की झाड़ियों से कुछ आहट सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमाकर इस तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी मेरे कानों में एक लड़की की फिसफसाती हुई लेकिन गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे अकेले में कहीं और नहीं चल सकती और तुम हो के मानते ही नहीं। लड़का बोला, ओके तो ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है चुल्लू, अब चलते हैं। मैं सब समझ गया। लड़की बोली, तुम समझते क्यों नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए अभी खुद को तैयार नहीं कर पाई हूँ। और फिर उनकी आवाज़ें आना बंद हो गईं। फिर कुछ देर बाद वो झाड़ियों से निकलकर बाहर जाने लगे। मेरी तरफ उनकी नज़र नहीं गई, लेकिन मैंने उन दोनों को अच्छी तरह देखा। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन थे, लेकिन लड़की तो वाकई एक परी थी कि कोई भी इसे एक बार देख ले तो पहला ख्याल इसे प्यार का ही आए। खूबसूरत चेहरा, भरा भरा जिस्म, और इस लड़की में क्या नहीं था। और मुझे इस लड़के से जलन होने लगी कि काश इसकी जगह में होता। खैर, इसके बाद मैं बस स्टैंड पहुंच गया। वहां पता किया तो मालूम हुआ कि मेरे गांव की बस निकलने में अभी आधा घंटा और है। तो मैंने एक होटल में नाश्ता करते हुए वक्त गुजारना शुरू किया। शाम 5 बजे बस रवाना हुई और शहर से गांव तक का रास्ता बहुत खराब था, गड़े भी बहुत थे, इसलिए बस हिचकोले खाती हुई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। मैं सोच रहा था कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो कैसा लगेगा। मैं तो अपनी कज़न्स को पहचान भी नहीं पाऊंगा और वो भी मुझे नहीं पहचान पाएंगी। मेरे पुराने दोस्त कैसे होंगे। यही सब सोचते सोचते बस की धीमी रफ्तार में मुझे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अचानक एक जोरदार खड़खड़ाहट की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई और बस रुकी हुई थी और इसका स्टाफ बस के नीचे घुसकर कुछ देख रहा था। मैंने वक्त देखा तो 5:40 हो गए थे, यानी अभी भी मेरा गांव कोई 5-6 किलोमीटर दूर होना चाहिए था। मैं नीचे उतरा और अर्ध गिर्द निगाहें घुमाने लगा। मार्च का महीना था और गर्मियां शुरू हो गई थीं। अभी 6 बजने वाले थे, लेकिन लग रहा था जैसे 4 ही बजे हो। भाई लोगों, बस खराब हो गई है और अभी इसका ठीक करना मुमकिन नहीं है, इसलिए आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। बस का ड्राइवर बोला, जो अभी अभी बस के नीचे से निकला था। लेकिन इतनी दूर हम पैदल कैसे जाएंगे, एक मुसाफिर बोला। ड्राइवर बोला, मजबूरी है भाई, और वैसे भी 5 किलोमीटर ही तो चलना है। अगर किस्मत से कोई गाड़ी आ गई तो इससे लिफ्ट ले लेना। अब तमाम मुसाफिर इस बस को कोसते हुए अपना सामान निकालने लगे और मैंने भी अपना बैग निकाला जो बहुत भारी था, और बस से नीचे उतरकर सड़क की तरफ देखने लगा कि शायद कोई और गाड़ी आ रही हो, लेकिन मुझे कोई गाड़ी आती दिखाई ना दी। लगता है यहाँ नए नए आए हो बेटा, तभी किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हो, लेकिन बहुत किस्मत वाले हुए तो ही कोई गाड़ी मिलेगी, वरना ये आखिरी बस थी, एक बुजुर्ग मुझसे बोला। मैंने कहा, लेकिन बाबा, कोई मोटर बाइक भी तो आ सकती है ना। तो बुजुर्ग बोला, हाँ वो तो आ सकती है, लेकिन ज्यादातर पर 2 मुसाफिर ही होते हैं, और अगर कोई अकेला भी हो तो शायद ही लिफ्ट दे, क्योंकि सड़क की हालत तो तुम देख ही रहे हो। ऐसे में कोई क्यों रिस्क लेगा, इसलिए पैदल चलने में ही अक्ल है, बुजुर्ग बोला और गांव की तरफ बढ़ गया। अब तक तकरीबन तमाम मुसाफिर जा चुकी थीं और मैंने भी अपना बैग उठाया और चलने लगा। मेरा बैग भारी था, इसलिए मैं बहुत आहिस्ता चल रहा था और बाकी लोग मुझसे बहुत आगे निकल गए थे। थोड़ी देर बाद कुछ बाइक भी आए और मैंने उनसे लिफ्ट मांगी, लेकिन किसी ने भी गाड़ी ना रोकी। मैं समझ गया कि बुजुर्ग सच कह रहा था, यहाँ लिफ्ट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखाई दे रहा था। मैं मायूस होकर पैदल ही चलने लगा। अभी मैं कोई आधा किलोमीटर ही चला था कि मुझे पीछे से किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की स्कूटी पर अकेली आ रही थी। मेरी उम्मीद जागी कि मुझे लिफ्ट मिल सकती है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तब तक स्कूटी बहुत करीब आ गई थी और मैं झट से कूदकर सड़क के बीच आ खड़ा हुआ और दोनों हाथ फैलाकर इस लड़की को रुकने का इशारा करने लगा। लेकिन शायद लड़की मेरे इस तरह अचानक सड़क के बीच कूदने से घबरा गई और इसने पूरी ताकत से ब्रेक लगा दी, जिससे स्कूटी गैर मुतवाजिन हो गई और सड़क पर टेढ़ी हो गई। ये अच्छा हुआ कि वो लड़की नहीं गिरी। इसने जैसे तैसे स्कूटी खड़ी की, मुझसे बोली, मरने का इरादा है क्या, आ मुझे मारने का। इसका मुंह गुस्से से लाल हो चुका था। वो मुआफ करना मिस, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरी बस खराब हो गई थी और मुझे गांव तक जाना था। इस पर यहाँ कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं शर्मिंदा होते हुए बोला, तो क्या हुआ, बस में और भी तो लोग होंगे, वो कैसे गए। लड़की अब भी भड़क रही थी तो मैंने जवाब दिया, वो तो पैदल ही चले गए। जब बाकी लोग पैदल चल सकते हैं तो तुम क्यों नहीं चल सकते, क्या कहीं के राजकुमार हो तुम। वो गुस्से से बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरा बैग बहुत भारी है और मुझे आज तक कभी भी इतना पैदल नहीं चलना पड़ा, इसलिए परेशान हूँ। प्लीज मुझे आगे गांव तक लिफ्ट दे दो, मैं खुशामदी लहजे में बोला।
तुमने ये जो सड़क पर कूदने वाली हरकत की है ना, अगर ये ना करते तो शायद मैं तुम्हें लिफ्ट भी दे देती। लेकिन अभी अभी मैं तुम्हारी वजह से मरते मरते बच्ची हूँ, इसलिए लिफ्ट को तो अब तुम भूल ही जाओ। चुल्लू हटो, रास्ते से मुझे जाने दो। वो अब भी तिलमिला रही थी। लेकिन मैंने इसके लिए मुआफ करना तो बोल दिया ना, अब प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो, मैं गुदगुदाते हुए बोला। नोवे कहते हुए इसने स्कूटी स्टार्ट की और फिर से मेरे साइड से आगे निकल ली। साली इतना भाव खाती है जैसे स्कूटी नहीं प्लेन चला रही हो। मैं मन ही मन बुड़बुड़ाया और मन मार कर आगे बढ़ने लगा और मुझे चलते हुए कोई 15 मिनट हो गए। शाम के 7 भी होने वाले थे और अंधेरा धीरे धीरे अपने पाँव फैलाने लगा था और मेरा गांव अभी कोई 2 किलोमीटर और दूर था। तभी मुझे आगे वही स्कूटी और वो लड़की सड़क पर खड़ी दिखाई दी। मेरी चाल थोड़ी बल गई कि शायद कहीं मैडम का मूड तब्दील हो गया हो और वो मुझे लिफ्ट दे दे। लेकिन जैसे ही मैं इसके पास पहुंचा, मेरी नज़र स्कूटी के पिछले टायर पर पड़ी जो पंचर हुआ पड़ा था। मैं समझ गया कि साली मुसीबत में है, बहुत भड़क रही थी। साली पड़ी सड़ने दे इसको, मैंने सोचा और आगे बढ़ गया। वो लगातार उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। मैं 4 कदम और आगे बढ़ गया कि तभी इसकी आवाज़ आई, ए मिस्टर, तुम्हें लिफ्ट चाहिए थी ना? तो मैं चलते हुए ही बोला, लेकिन अब मुझे लिफ्ट कहाँ दे रही हैं? वो बोली, लेकिन अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ, बस मेरी गाड़ी का टायर बदलना होगा। तो मैंने कहा, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता, और वैसे भी अब गांव आने ही वाला है। तो वो बोली, अभी कहा, अभी तो गांव 2 किलोमीटर दूर है। तो क्या हुआ जब मैं इतना चल चुका हूँ तो थोड़ा और सही, मैंने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। सुनो सुनो प्लीज, मैं अपने किए पर मुआफ़ी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज मेरी मदद कर दो, अंधेरा होने वाला है और मुझे टायर बदलना नहीं आता, प्लीज रुक जाओ। अब वो मिन्नत करते हुए बोली। अब तक मैं भी अपना भारी बैग लादे चलते चलते थक गया था और इस पर इसने मुझसे मुआफ़ी भी मांग ली थी। इसलिए मैं रुका और पीछे मुड़कर बोला, ये मत समझना कि मैं पैदल चलने की वजह से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। असल बात सिर्फ तुम्हारे एक लड़की होने की है और ऊपर से अंधेरा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए भी मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इसने पूछा। तो मैंने कहा, ड्रो मत, कोई ऐसी वैसी शर्त नहीं है, बस तुम्हें अपनी स्कूटी की चाबी मुझे देनी होगी। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, कहीं टायर बदलवाने के बाद तुम मुझे छोड़कर ना भाग जाओ। ओके ठीक है, ये लो चाबी। वो मेरी तरफ चाबी बढ़ाते हुए चीन की सांस लेते हुए बोली। मैं इसके पास पहुंचा और इससे चाबी ले ली। अब पहली बार मैंने इसे ध्यान से देखा। वो कोई 18-19 साल की 5 फीट 6 इंच की एक गोरी और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो जीन्स और टी शर्ट पहने हुई थी। मैंने बैग नीचे उतारा और चाबी जेब में रखकर टायर तब्दील करने लगा। इस दौरान एक बार फिर इसकी तरफ गौर से देखा तो मेरा दिल गुडगुड हो गया और सोचने लगा कि खुदा करे कि ये इसी गांव की हो और मैं इसे पट्टा कर प्यार करूं। खैर, जैसे तैसे टायर तब्दील हुआ। इसने मुझसे चाबी मांगी, लेकिन पहले मैं अपना बैग कंधे पर टांग कर पीछे बैठा, तब इसे चाबी दी। इसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। तुम इसी गांव की रहने वाली हो? थोड़ी देर बाद मैंने इससे पूछा तो इसने जवाब दिया, हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने फिर पूछा तो वो बोली, देखो मिस्टर, अपने काम से काम रखो, तुम्हें गांव तक लिफ्ट चाहिए थी, वो मिल रही है, बाकी बातों में मत पड़ो, समझे? वो तनक कर बोली। जाहिर है इसका काम हो गया था। अब वो फिर से पहली वाली टोन में आ गई थी। मैंने फिर कहा, लेकिन नाम बताने में किया जाता है? तो वो बोली, तेरी माँ। तो मेरे मुंह से निकला क्या? तो वो बोली, यही मेरा नाम है, तेरी माँ। मैं समझ गया कि ये कोई पहुंची हुई चीज़ है और मैंने कहा, यही तो खराबी है गांव की लड़कियों में। तो इसने पूछा, क्या? तो मैंने कहा, यही कि अपने आप को बहुत होशियार समझती हैं, जबकि होती नहीं। ए मिस्टर, अभी वो इससे ज्यादा कुछ बोल पाती कि अचानक ही इसे ब्रेक लगाने पड़े। सामने सड़क के बीच 8-10 कुत्तों का एक झुंड खड़ा हुआ था और साइड से निकलने की जगह भी नहीं थी। वो हार्न बजाने लगी, लेकिन कुत्ते टस से मिस नहीं हुए। वो बोली, जाकर उन कुत्तों को हटाओ। तो मैंने कहा, अच्छा, मुझे पागल समझती हो कि जब तक मैं उन्हें हटाऊं तुम गाड़ी लेकर निकल जाओ? नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मैंने 2 टुक बोल दिए। इसने कुछ देर और हार्न बजाया, लेकिन वो कुत्ते नहीं हटे। तो वो गाड़ी बंद करके इसकी चाबी निकालकर हाथ पीर पटकती हुई उन कुत्तों को भगाने को गई। लेकिन इसके पास जाते ही एक कुत्ता इतनी जोर से भौंका कि वो उल्टे पाँव ही वापस आ गई और बोली, प्लीज कुछ करो, अंधेरा हो चुका है, मेरे घर वाले मेरी फिक्र कर रहे होंगे। वो रोते हुए लहजे में बोली। इसके इस तरह बोलने से मैं भी थोड़ा पिघल गया और मैंने इसे गाड़ी की चाबी लेकर जैसे तैसे साइड से गाड़ी निकाली और इसे पीछे बिठा लिया। मेरा बैग मैं पहले ही सामने पैरों के पास रख चुका था। अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। कैसा लगा? मैंने इससे पूछा तो वो बोली, किया? तो मैंने कहा, वही कुत्तों का तमाशा। तो वो बोली, तुम एक बहुत ही गंदे दिमाग के लड़के हो, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, चुपचाप गाड़ी चलाओ। वो एक बार और तनक कर बोली। मैं समझ गया कि अब ये बहुत चल गई है, इसलिए मैं कुछ ना बोला और गड़ों से गाड़ी कूदा कूदा कर और बार बार ब्रेक लगा कर गाड़ी चलाने लगा, जिससे वो मेरी पीठ से टकराने लगी। इसने बहुत कोशिश की कि ऐसा ना हो, लेकिन इसकी फटी किस्मत
सड़क में गड़े ही इतने थे कि वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में हमारा गांव आ गया और पहले चौराहे पर ही इसने मुझे स्कूटी रोकने को कह दिया कि इसका घर यही पास में है। मैंने स्कूटी रोकी और उतर कर कहा थैंक यू फॉर लिफ्ट, तो वो बोली जहन्नम में जाओ, और इसने अपनी गाड़ी आगे भगा ली। मैं भी इसके बारे में सोचता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, जो कि इसी तरफ था जिधर वो लड़की गई थी। मैं अपने घर पहुंचा। जब मैं यहाँ से गया था तब हमारा घर 1 मंजिला था, लेकिन अब ये 2 मंजिला हो गया था। मैंने बैल बिजाई और दरवाज़ा खिलने का इंतज़ार करने लगा। कौन है? एक जानने वाली आवाज़ दरवाजे के पीछे से आई और दरवाज़ा खिल गया। दरवाज़ा खोलने वाली लड़की बोली, अरे कैसे लड़के हो तुम, लिफ्ट तो दे दी थी ना, अब तुम्हें क्या चाहिए जो मेरे घर भी आ गए। इसे यहाँ देख कर तो मेरे ओसान खता हो गए। जब ये मेरे घर में है और मेरे घर को अपना घर कह रही है तो पक्का ये मेरी दोनों कज़न्स में से एक होगी। और सारे रास्ते में इसके बारे में ना जाने क्या क्या सोचता रहा, और जब स्कूटी पर ये मेरे पीछे बैठी थी तो कैसे मैंने ब्रेक लगा कर इसे तंग किया। अब क्या होगा अगर सच में ये मेरी कजिन निकले तो कहीं ये सारी बातें पापा से ना कह दे, वरना एक बार फिर वो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं दिल ही दिल सोच रहा था, जबकि वो बार बार मुझसे पूछ रही थी कि क्या काम है, यहाँ क्यों हो, लेकिन जैसे मैं तो इस दुनिया में था ही नहीं। मेरी गर्दन झुकी हुई थी। तभी मुझे एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ नेहा, कौन है? इस आवाज़ को सुनते ही मैं और परेशान हो गया। ये मेरी मम्मी की आवाज़ थी, यानी अब ये पक्का हो गया था कि ये मेरी छोटी कजिन नेहा है। मैं दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगा कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपनी कजिन के बारे में क्या सोच रहा था। नेहा बोली, पता नहीं आंटी कौन है, पहले मुझे रास्ते में मिला था, मुझसे लिफ्ट मांग रहा था गांव तक आने के लिए, लेकिन मैंने नहीं दी। लेकिन जब थोड़ा आगे जाकर मेरी गाड़ी पंचर हो गई तो टायर चेंज करने के बदले मैंने इसे लिफ्ट दी और सामने ही चौराहे पर छोड़ दिया। लेकिन ये साहिब हैं कि मेरे पीछे पीछे घर तक ही आ गए और अब पूछने पर आने का सबब भी नहीं बता रहे हैं। तो मम्मी बोली, क्या बात है, क्यों इस तरह लड़की का पीछा कर रहे हो? अब पहली बार मैंने डरते डरते अपनी गर्दन ऊपर उठाई। मुझे नहीं पता था कि ये जानने के बाद कि मैं इसका कजिन हूँ नेहा कैसे रिएक्ट करेगी। मेरी गर्दन उठाते ही मम्मी ने कुछ सेकंड तक मुझे देखा और जैसे ही उन्होंने मुझे पहचाना वो जोर से कबीर चिल्लाते हुए दौड़कर मेरे गिले से लग गईं। आ गया मेरा लाल, कितना इंतजार कराया तूने पूरे 7 साल, और उन 7 सालों में मैंने तेरी सूरत सिर्फ 7 बार देखी है, लेकिन अब मैं तुझे कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। और पता नहीं मम्मी क्या बोलती रही, लेकिन मेरी नज़र नेहा पर थी। जैसे ही इसने सुना कि मैं इसका कजिन हूं तो इसके चेहरे पर खुशी और मुस्कान आ गई, लेकिन मुझसे नज़र मिलते ही पता नहीं वो खुशी और मुस्कान कहाँ गायब हो गई। अरे क्या हुआ भाई, क्यों चला रही हो, कहते हुए पापा बाहर आई और मुझे देखते ही वो भी खुशी के मारे मुझसे लिपट गए। कुछ देर तक दरवाजे के बाहर ही हमारी मुलाकात होती रही, फिर हम अंदर आए तो मम्मी बोली, अरे नेहा खड़ी खड़ी क्या देख रही है, कबीर से नहीं मिलेगी? और कबीर, तूने इसे पहचाना कि नहीं? अब मैं मम्मी से क्या बोलता, अगर मैं इसे पहचान लेता तो अभी तक मैं परेशान ना हो रहा होता। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैंने इसे नहीं पहचाना था, अगर पहचान लेता तो चौराहे पर क्यों उतरता, इसके साथ सीधे घर ही नहीं चले आता। मम्मी ने नेहा से कहा, और तूने अभी तक कबीर से बात भी नहीं की? नेहा अनचाहे अंदाज से बोली, हाय कबीर, कैसे हो? तो मैं सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया। मम्मी बोली, अरे कैसी लड़की है, पूरे 7 साल बाद अपने कजिन से मिल रही है, लेकिन बात ऐसे कर रही है जैसे पत्थर मार रही हो, जाकर इसके लिए पानी वानी ला और चाय बना। अब नेहा अंदर चली गई तो मैंने मम्मी से निशा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मोना के घर पर पढ़ाई के लिए गई है और कल सुबह आने वाली है। लेकिन मम्मी इसे बुलाने के लिए किसी को भेजने लगी तो मैंने मना कर दिया कि रहने दो, सुबह तो आ ही जाएगी। और वैसे भी मैं सफ़र और पैदल चलने से बहुत थका हुआ हूं, तो वैसे भी मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, तो मम्मी भी मान गईं। इसके बाद मैं फ्रेश हुआ और बाद में खाना खाकर थकावट की वजह से सोने चला गया। मम्मी ने पहले ही मेरे लिए एक रूम सेट कर दिया था, लेकिन जब तक मुझे नींद नहीं आई तब तक मैं नेहा के बारे में ही सोचता रहा, क्योंकि मेरे घर आने से लेकर अब तक इसने मुझसे कोई बात नहीं की थी और इसके चेहरे पर अजीब से भाव नजर आ रहे थे। उन्हीं सब सोचों में मुझे नींद ने कब आ घेरा मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह में थोड़ा लेट उठा, तब तक मम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मैं नहा धोकर हाल में आया जहां पापा पहले से ही बैठे हुए थे। मेरे आते ही मम्मी और नेहा ने नाश्ता लगा दिया। मैंने मम्मी से निशा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अभी नहीं आई है। तभी पापा बोले, तो बेटा क्या प्रोग्राम है आज का? मैंने कहा, कुछ खास नहीं, बस आज पुराने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, अपने खेत और गांव घूमना चाहता हूँ। पापा बोले, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने तो कुछ और ही डिसाइड किया है, तो मैं किया? और मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी बोली, आज तुम्हें पापा के साथ शहर जाना है। मैंने कहा, लेकिन? तो पापा बोले, लेकिन वीकुन मत करो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मैंने कहा, ओके, तो कब चलना है? तो पापा बोले, बस नाश्ता खत्म करो और चुल्लू
और फिर उधर उधर की बातें करते हम नाश्ता करने लगे और नाश्ता करने के बाद पापा की कार से हम शहर के लिए निकले। अभी हम चौराहे के पास ही पहुंचे थे कि पापा ने कार रोक कर किसी से बात करने लगे। तभी मुझे साइड वाली गिल्ली से 2 लड़कियां आती हुई दिखाई दी, जिनमें से एक वही लड़की थी जो कल मुझे पार्क में दिखाई दी थी। मैंने इसे घूरते हुए मन में कहा क्या माल है साली, और इसके साथ वाली लड़की भी एकदम परी थी। दोनों की अगर तुलना की जाए तो पार्क वाली लड़की आयशा टिकिया जैसी दुखती थी, जबकि इसके साथ वाली नेहा डेपा जैसी थी। खैर मैं उन्हें ज्यादा नहीं देख पाया क्योंकि तब तक हमारी गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। शहर पहुंचकर पापा ने कार एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के सामने रोकी और हम दोनों दुकान में चले गए। चुल्लू बेटा एक अच्छा सा स्मार्टफोन पसंद कर लो, पापा ने मुझसे कहा। मैंने कहा थैंक्स पापा, मैं अब से मोबाइल के लिए कहने ही वाला था, लेकिन अपने बना मांगे ही मुझे दे दिया। और फिर मैंने एक अच्छा सा फ़ोन पसंद किया, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने दूसरा मोबाइल दिखाने को कहा तो पापा ने वही फ़ोन मुझे दिला दिया।